माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी, डॉक्टर This राजकुमार meeting बच्चन is सिंह being जी recorded. तथा माननीय कौशल विकास और एंटरप्रेन्योरशिप राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति को सदुपयोग विषय पर आयोजित इस बजट वेबिनार में आपका स्वागत है। इस अवसर पर इंडस्ट्री, बिजनेस व एकेडमिक जगत से जुड़े सभी एक्सपर्ट्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और राज्यों से जुड़े हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स तथा सभी ऑफिशियल्स का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। बजट 2023 में कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति को सदुपयोग करने के लिए 6 प्रमुख प्रायोरिटीज़ को बताया गया है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत ट्रेनिंग, इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेशन और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के साथ कोर्स अलाइनमेंट किया जाना है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए युवाओं को कुशल बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाने हैं। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्किलिंग के लिए डिजिटल इकोसिस्टम का विस्तार तथा एंटरप्रेन्योरशिप योजनाओं की पहुंच को और अधिक सुगम बनाना है। साथ ही 47 लाख युवकों को स्टाइपेंड प्रदान करने का टारगेट नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में रखा गया है। आज इस वेबिनार में सभी प्रमुख स्टेक होल्डर्स द्वारा विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इससे बजट 2023 के लिए हुए अनाउंसमेंट्स को लागू करने के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाने में सहायता मिलेगी। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमें संदेश दिया है। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस वेबिनार के विषय पर दिए गए उनके वैल्यूएबल विचारों को इस संदेश के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार साथियों, स्किल और एजुकेशन ये अमृत काल में देश के दो सबसे महत्वपूर्ण टूल्स हैं। विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। इसलिए अमृत काल के इस प्रथम बजट में युवाओं को और उनके भविष्य को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल हो, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, ये बजट इसकी नींव मजबूत कर रहा है। वर्षों से हमारा एजुकेशन सेक्टर रिजिडिटी का शिकार रहा। हमने इसको बदलने का प्रयास किया है। हमने एजुकेशन और स्किलिंग को युवाओं के एप्टीट्यूड और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से रीओरिएंट किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बच्चों को अतीत के बोझ से मुक्त करने का बहुत हौसला मिला है। इसलिए सरकार को एजुकेशन और स्किलिंग सेक्टर में और रिफॉर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया है। साथियों, नई टेक्नोलॉजी नई तरह के क्लासरूम के निर्माण में भी मदद कर रही है। कोविड के दौरान ये हमने अनुभव भी किया है। इसलिए आज सरकार ऐसे टूल्स पर फोकस कर रही है जिससे एनीवेयर एक्सेस ऑफ नॉलेज सुनिश्चित हो सके। आज हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं में 3 करोड़ मेंबर हैं।
वर्चुअल लैब्स और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भी नॉलेज का बहुत बड़ा माध्यम बनने की संभावना है। डीटीएच चैनल्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को भी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। आज देश में ऐसे अनेक डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित इनिशिएटिव चल रहे हैं। इन सारे इनिशिएटिव्स को नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से और बल मिलेगा। ऐसे फ्यूचरिस्टिक कदम हमारी शिक्षा, हमारी स्किल और हमारे ज्ञान विज्ञान के पूरे स्पेस को बदलने वाले हैं। अब हमारे टीचर्स की भूमिका सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहेगी। अब हमारे टीचर्स के लिए पूरा देश, पूरी दुनिया ही एक क्लासरूम की भांति होगा। ये टीचर्स के लिए अवसरों के नए द्वार खोलने वाला है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी अब देश भर से टीचिंग मटेरियल की अनेक प्रकार की विविधताएं, अनेक प्रकार की विशेषताएं, स्थानीय टच, ऐसी अनेक बातें उपलब्ध होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे गांव और शहर से स्कूलों के बीच जो खाई होती थी वो दूर होगी। सबको बराबरी के अवसर मिलेंगे। साथियों, हमने देखा है कई देश ऑन द जॉब लर्निंग पर विशेष बल देते हैं। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने अपने युवाओं को आउटसाइड द क्लासरूम एक्सपोजर देने के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को फोकस किया है। आज नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल पर लगभग 75,000 एम्प्लॉयर्स हैं। ये इंटर्नशिप की लगभग 25 लाख रिक्वायरमेंट पोस्ट कर चुके हैं। इससे हमारे युवाओं और इंडस्ट्री दोनों को बहुत लाभ हो रहा है। मैं इंडस्ट्री और शिक्षा से जुड़े संस्थानों से आग्रह करूंगा कि इस पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करें। देश में इंटर्नशिप के कल्चर का हमें और विस्तार करना है। साथियों, मेरा ये मानना है अप्रेंटिसशिप्स हमारे युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में मदद करती हैं। हम भारत में अप्रेंटिसशिप्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें हमारी इंडस्ट्री को भी उचित स्किल से जुड़ी वर्कफोर्स की पहचान करने में भी आसानी होगी। इसलिए इस बजट में करीब 50 लाख युवाओं के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत स्टाइपेंड का प्रावधान किया गया है। यानी हम अप्रेंटिसशिप के लिए वातावरण भी बना रहे हैं और पेमेंट्स भी इंडस्ट्री को मदद दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इंडस्ट्री इसका भरपूर लाभ उठाएगी। साथियों, आज भारत को दुनिया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। इसलिए आज भारत में निवेश को लेकर दुनिया में उत्साह है। ऐसे में स्किल्ड वर्कफोर्स आज बहुत काम आती है। इसलिए इस बजट में स्किलिंग पर बीते वर्षों के फोकस को हमने आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को
स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी। इस योजना से आदिवासियों, दिव्यांगों और महिलाओं की जरूरत के अनुसार टेलर मेड प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही इसमें इंडस्ट्री 4.0 जैसे एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, ड्रोन्स ऐसे अनेक सेक्टर्स के लिए भी मैन पावर का निर्माण किया जा रहा है। इससे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भारत में काम करना और आसान होगा। भारत में इन्वेस्टर्स को रीस्किलिंग पर ज्यादा ऊर्जा और संसाधन नहीं खर्च करने पड़ेंगे। इस बजट में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का भी ऐलान किया गया है। इससे हमारे पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्पियों, कलाकारों के स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना इन कारीगरों को नया मार्केट भी दिलाने में मदद करेगी और इससे अनेक उत्पादों के बेहतर दाम भी मिलेंगे। साथियों, भारत में एजुकेशन सेक्टर में तेजी से बदलाव लाने के लिए एकेडेमिया और इंडस्ट्री की भूमिका और पार्टनरशिप बहुत बड़ी है। इससे मार्केट की जरूरत के हिसाब से रिसर्च संभव हो पाएगी और रिसर्च के लिए इंडस्ट्री से पर्याप्त फंडिंग भी मिलेगी। इस बजट में एआई के लिए जिन 3 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस की बात की गई है, उनमें इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप मजबूत होगी। ये भी तय किया गया है कि आईसीएमआर लैब्स को मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट सेक्टर R&D टीम्स के लिए उपलब्ध किया जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि देश में R&D इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए उठाए गए ऐसे हर कदम प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएगा। साथियों, बजट में जो निर्णय लिए गए हैं उनसे हमारी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच भी स्पष्ट होती है। हमारे लिए एजुकेशन और स्किलिंग सिर्फ इनसे जुड़े मंत्रालय या विभाग तक सीमित नहीं है। हर सेक्टर में इनके लिए संभावनाएं हैं। ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी के बढ़ते साइज के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मेरा स्किलिंग और एजुकेशन से जुड़े स्टेक होल्डर से आग्रह है कि अलग अलग सेक्टर्स में आ रही इन अपॉर्चुनिटीज को स्टडी करें। इससे हमें इन नए सेक्टर्स के लिए जरूरी वर्कफोर्स तैयार करने में आसानी होगी। अब जैसे आप भारत के तेजी से बढ़ते सिविल एविएशन सेक्टर से जुड़ी खबरों को सुन रहे हैं, ये दिखाता है कि भारत की ट्रेवल और टूरिज्म इंडस्ट्री का कितना विस्तार हो रहा है। ये रोजगार के बहुत बड़े माध्यम है। इसलिए हमारे स्किलिंग सेंटर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इसके लिए भी कैपेसिटी तैयार करनी होगी। मैं चाहूंगा जो युवा स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रशिक्षित हुए हैं, हम उनका भी अपडेटेड डेटाबेस तैयार करें, क्योंकि कई ऐसे युवा होंगे जिनके स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत होगी। डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई के आने के बाद हमारा ये प्रशिक्षित वर्कफोर्स पीछे न छूट जाए, हमें इसके लिए अभी से काम करना होगा। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ फ्रूटफुल डिस्कशंस होंगे, बेहतर सुझाव आएंगे, बेहतर समाधान निकलेंगे
और एक नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमारी युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए इन महत्वपूर्ण क्षेत्र को आपके विचारों से समृद्ध कीजिए, आपके संकल्प से आगे बढ़ाइए। सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मेरी आप सबको इस वेबिनार की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। We thank the Honorable Prime Minister for his guidance and his inspirational words. We assure him that we will be working together in synergy to achieve the goals that have been set forth in the budget. Now I'll request the Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Atul Tiwari ji, to kindly guide us on the next steps pertaining to his sessions. थैंक यू आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय राज्य मंत्रीगण, अधिकारीगण और इस वेबिनार से जुड़े सारे हमारे स्टेक होल्डर्स, the union budget places a strong emphasis on empowering the youth with a focus on Amrit PD of youth power as a key priority under Saptarishi of inclusive development. The budget aims to reach the last mile, improve infrastructure, encourage investment while unlocking the potential for green growth, youth power and the financial sector, guiding the nation through the Amrit Kal. The budget not only aims to reimagine the education system to be more practical and industry oriented, but also emphasizes the importance of skill development to unlock the potential of Indian youth. The union budget has touched four major aspects of skilling. MSD is privileged to be part of this webinar today and seeks to engage with multiple stakeholders in translating the budget announcements to action on the ground, transformative in approach and aspirational for youths. The first announcement is about the launch of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 with the objective to skill a large number of youth in the next 3 years, on-the-job training, greater industry partnership. E-age courses have been identified as the crucial pillars under this scheme. In the breakout session, sir, we will delve on some of the points, including how technology-enabled skilling can be done, how skilling in new age courses can be organized, the demand aggregation from industry clusters, industry-relevant curriculum, on-the-job training, cross-utilization of resources and infrastructures, for example, as in the Skill Hub, and how we can have a greater convergence among skilling schemes, as Honorable Prime Minister said, whether it is tourism, whether it is the artisans, whether it is for the vulnerable sections of the society. The budget has made another announcement about the Skill India International Centers, and there is a target of establishing 30 such centers with the objective of making India the skill capital of the world. In the breakout of building capacity for skill-based mobility, we will deliberate on the international good practices for regulated and fair migration, macro-enabling factors for international youth, for mobility of Indian youth, such as G2G mobility agreements, connecting with Indian diaspora, presence of Indian companies, etc. Supply-side challenges in identification and training of skilled youth for international jobs, capacity development, opportunities and challenges of Indian skilled workers, and validation of Indian qualifications in destination country, and importance of country and trade-specific assessments and certification. The budget also makes an announcement of Skill India Digital to reduce information asymmetry, improve discoverability of services, and offer lifelong learning opportunities to all citizens of the country. The Skill India Digital shall provide an entry point in the ecosystem for candidates and job seekers from different walks of life in school dropouts, out of education students, and lifelong learning. The Skill India is envisaged as a citizen-centric platform which ensures citizens at the center of all services available on the platform.
The breakout session on the digital public infrastructure for skilling, Skill India digital platform, we deliberate on some of the finer aspects of making Skill India digital a game changer for the skilling ecosystem. The final announcement related to skill is about the national that 47 lakh youth will provide a stipend through direct benefit transfer under National Apprenticeship Promotion Scheme, which has been announced. In the webinar on promoting internship as a school-to-work transition, panelists will deliberate on the way forward, for example, increasing greater participation from states and industries in NAPS 2, readiness of DBT under NAPS, user-centric reforms to attract youth under NAPS, effective value realization for apprenticeship for youth. Sir, I look forward to all these deliberations, which shall help the ministry in taking forward the transformative agenda of the government to make India as the skill capital of the world. Thank you. Thank you, Mr. Tiwari. Now, can I request Secretary School Education and Literacy, Shri Sanjay Kumar ji, for his words. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री शिक्षा और हमारे माननीय राज्य मंत्री शिक्षा और हमारे सहयोगी सचिव उच्च शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी स्टेक होल्डर्स। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके दिग्दर्शन के लिए और उनके दिशा निर्देश के लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है कि किस प्रकार से कौशल और शिक्षा को आगे बढ़ाना है और कौशल और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। यदि अच्छी शिक्षा हो तो हम कौशल भी आसानी से पिकअप कर सकते हैं और उसका रिवर्स भी उतना ही सही है। अमृतकाल के इस प्रथम बजट में जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया है, शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। 1.12 लाख करोड़ रुपए का जो एजुकेशन बजट हुआ है, ये अब तक का सबसे अधिक बजटीय अनाउंसमेंट रहा है और इसके तहत मूलतः 2 ऐसे बिंदु हैं जिस पर आज हम इस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं और दोनों बिंदुओं पर एक है जो हमारे शिक्षकों के से जुड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शिक्षकों की भूमिका विद्यालयों के तहत ही सीमित नहीं रहती है और यदि हम अपनी ज़िंदगी में भी जब वापस कभी देखते हैं तो देखते हैं कि शिक्षकों की भूमिका हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही अहम रही है और कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो हमें गुर सिखाए गए हैं, उन गुरों पर ही चलते हुए हम आज वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर आज हम हैं। तो 2 हमारे प्रमुख अनाउंसमेंट हमारी माननीय वित्त मंत्री ने बजट के दौरान किया था जिस पर आज चर्चा की जाएगी। पहला है वो है टीचर्स ट्रेनिंग पर और मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगा कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि टीचर्स ट्रेनिंग विल बी री एनविजन्ड थ्रू इनोवेटिव पेडागोजी, करिकुलम ट्रांजैक्शन, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट सर्वेज एंड ICT इम्प्लीमेंटेशन। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे हम डायट्स कहते हैं और ये देश के हर जिले में एक डाइट स्थापित है, will be developed as a vibrant institute of excellence for this purpose. मुख्य इसका बिंदु ये है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो परिकल्पना की गई है कि हमारे पास बहुत ही एम्पावर्ड टीचर्स रहें, उनको हम कैसे विकसित करें और शिक्षकों को उनकी जो अहम भूमिका है बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए किस प्रकार से उनको हम जोड़ सकें। दूसरी बात है कि शिक्षा और किताबों का एकदम पूरक रिश्ता है। यदि हम शिक्षित होते हैं तो हम किताबों को पढ़ते हैं और किताबों के पढ़ने से एक नई दुनिया हम देख पाते हैं। तो जो दूसरी बिंदु है वो है a national digital library for children and adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres and levels and device agnostic access
states wish to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the National Digital Library Services. मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास पूरे देश में अभी लगभग 10.5 लाख गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में लगभग 8 लाख विद्यालयों में हमारे पास फिजिकल लाइब्रेरीज हैं। लगभग 4,30,000 विद्यालयों में रीडिंग कॉर्नर्स हैं और 5 लाख से भी ज़्यादा विद्यालयों में बुक बैंक्स हैं। लेकिन ये फिजिकल हैं और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी यदि हम बनाते हैं तो किस प्रकार से इन किताबों को, कौन सी किताबों को किस प्रकार से और भाषाई जो संतुलन है पूरे देश में उसको मेंटेन करते हुए कैसे हम उसको विकसित कर सकते हैं, उस बिंदु पर आज हमारे वृहद चर्चा होगी और हम आपके सुझावों के लिए आकांक्षी हैं। हम अभी ये जो सेशन है इसके समाप्ति के पश्चात हम 11:30 बजे फिर से मिलेंगे और हम लोगों ने जो शिक्षा विभाग के 2 डिस्कशंस हैं उसको थोड़ा सा स्टैगर किया है। तो पहला जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का, उसे हम 11:30 बजे प्रारंभ करेंगे और जो डाइट के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और शिक्षकों को एम्पावर करने के लिए जो चर्चा है वो हम 11:40 पर करेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से सादर अनुरोध है कि 11:30 बजे जो हमारे वेब लिंक्स दिए गए हैं उससे आप जुड़ें और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। अंततः मैं एक बार फिर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपने आभार प्रकट करते हुए अभी के लिए जो हमारी उद्बोधन है उसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। Thank you, Sanjay. I thank the Honorable Education Minister and the Ministers of States for their valuable time and participation in this session and look forward to their participation in the evening when the reports of all the committees are also to be presented to them. I thank one and all and look forward to all of you joining in at 11:30 today in the respective